हाय गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। क्या हाल चाल मेरा प्यारा प्यारा बच्चा लोग। वेलकम बैक टू GC 3.0। नो, वेलकम बैक टू आरंभ बैच। अभी हम लोग क्लास 11 पढ़ रहे हैं, तो वेलकम बैक टू आरंभ बैच। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दिया था एंड आप लोगों को मैंने सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दी थी। आप सब लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होता है। आप सब लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की पास्ट हिस्ट्री क्या है। पुराने ज़माने में न्यूटन अंकल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में सब कुछ पता नहीं था, लेकिन वो ये बात ज़रूर जानते थे कि जो लाइट है, जो सूर्य से रोशनी आ रही है, दैट इज़ अ टाइप ऑफ रेडिएशन और ये कॉर्पसल्स से बनी है। बाद में लोगों ने उस थ्योरी को बोला कि नहीं यार, अगर लाइट कॉर्पसल्स से बनी होती तो सन धीरे धीरे छोटा होता जाता और अल्टीमेटली खत्म हो जाएगा, जो कि ऐसा हो नहीं रहा है। फिर बाद में 1830 की बात है, मैक्सवेल, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, इन्होंने हमें सजेस्ट करा कि नहीं, एक्चुअली क्या होता है कि जो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं इनका वेव नेचर होता है। जैसे तुम्हारी साउंड की वेव ट्रैवल करती है, उसी तरह ये भी एक वेव के फॉर्म में ट्रैवल करते हैं, इसीलिए इनकी वेवलेंथ होती है जिसे आप म्यू से डिनोट करते हैं। हर वेवलेंथ की फ्रीक्वेंसी होती है, वेवलेंथ जिसको आप लैम्डा से डिनोट करते हैं, एंड फ्रीक्वेंसी होती है जिसको आप म्यू से डिनोट करते हैं। वेव नंबर होता है जिसको आप म्यू बार से डिनोट करते हैं। ये स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल करती है। और पिछले लेक्चर में हमने पूरा इसका वेव नेचर पढ़ा। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज ड्यूअल नेचर। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का आज हम लोग ड्यूअल नेचर पढ़ने वाले हैं। बेटा, ड्यूअल नेचर का मतलब दो तरफा नेचर, यानी जिसके दो नेचर हों। और आप सभी लोग जानते हो कि इन द प्रीवियस लेक्चर हमारे मैक्सवेल चाचा ने हमें ये प्रोवाइड की थी इंफॉर्मेशन। मैक्सवेल प्रोवाइडेड एन इंफॉर्मेशन अबाउट वेव नेचर। अच्छा, जैसे इन्होंने वेव नेचर के बारे में हमें बताया, हमें क्या क्या चीज़ों के बारे में मालूम पड़ा। हमें मालूम पड़ा कि हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस डिफ्रैक्शन क्यों शो करते हैं। आपको पता है डिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। जैसे एक वेव है, अगर वो किसी कॉर्नर पे घुस गई या किसी ऑब्जेक्ट से टकरा गई तो वो अपने पाथ बदल के निकल जाती है। जैसे साउंड वेव्स, आप देखना साउंड वेव्स भी क्या होती है, चलती है, और अगर रास्ते में कोई सा ऑब्जेक्ट आ जाता है जिससे वो टकराती है तो टकरा के अपना रास्ता थोड़ा सा साइड होके निकल जाती है, दैट इज डिफ्रैक्शन। तो वेव नेचर की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का डिफ्रैक्शन क्यों होता है, समझ में आया। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डिफ्रैक्शन शो करते थे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डिफ्रैक्शन शो करते हैं, लेकिन क्यों करते थे ये न्यूटन की कॉर्पसल्स थ्योरी से समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मैक्सवेल की वेव नेचर वाली जो बात उन्होंने कही उससे समझ में आने लगा। अच्छा, ये हमेशा इंटरफेरेंस भी शो करते थे। ना व्हाट डू यू मीन बाय इंटरफेरेंस। एक्चुअली क्या होता है, जैसे एक वेव चल रही है तो एक वेव के जस्ट ऊपर यानी उसके बिल्कुल ऊपर दूसरी वेव भी इस प्रकार चल सकती है। इसको कंस्ट्रक्टिव नेचर बोला जाता है। यानी ये कैसा नेचर शो कर रही है, कंस्ट्रक्टिव नेचर शो कर रही है। वहीं पर कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि एक वेव कि अपोजिट चल रही है दूसरी वेव, ये तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव नेचर। ये फिजिक्स में आप पढ़ोगे, यहां पर हम इसके डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन इस नेचर को इंटरफेरेंस बोला जाता है। यानी एक वेव दूसरी वेव के साथ इंटरफेयर कर सकती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कर रहे थे, हमें समझ में नहीं आया न्यूटन की कॉर्पसल्स थ्योरी से कि क्यों कर रहे थे, लेकिन जब मैक्सवेल ने बोला कि आप एक काम करो, आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को वेव की नज़र से देखो, ये जैसे साउंड वेव होती है उसी प्रकार की ये एक वेव है
और जब वेव नेचर हमने स्टडी करा तब हमें समझ में आया कि हाँ यार, इसलिए इंटरफेरेंस शो हो रहा है। क्या बात समझ में आ रही बच्चा लोगों को, आप लोगों को? क्या इसके अंदर कोई प्रॉब्लम? पक्की बात? ग्रेट। और ये दोनों नेचर मैक्सवेल से समझ में आ गए थे। तो यहां पर एक बात तो प्रूव हो गई कि आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का हो ना हो वेव नेचर जरूर होता है, हो ना हो वेव नेचर जरूर होता है। लेकिन हम लोगों को लेटर ऑन पता चला बाय द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, बाय द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हमें यह पता चला, क्या पता चला? दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऑल्सो हैव पार्टिकल नेचर। यानी इसका नेचर कैसा होता है? इसका नेचर पार्टिकल नेचर भी होता है। मतलब वेव नेचर तो होता ही होता है, साथ ही साथ इनका पार्टिकल नेचर भी होता है। अब एक बात बताओ, पार्टिकल नेचर होता है ये इनको समझ में कैसे आया? किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का पार्टिकल नेचर होता है, ये इनको समझ में कैसे आया? तो बेसिकली मैक्सवेल की थ्योरी कुछ बातों को नहीं बता पा रही थी, जैसे कि व्हाट आर ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, ये आपके मैक्स प्लैंक के द्वारा एक्सप्लेन किया गया। लेकिन मैक्सवेल की वेव नेचर थ्योरी ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में कुछ भी नहीं बता पा रही थी। अब सर ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है, ये भी अपन समझ रहे हैं। दूसरा, कोई भी मेटल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्यों दे रहा था, किसी को समझ में नहीं आ रहा था। और तीसरा स्पेक्ट्रम, ये तीन बातें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस शो कर रहे थे। जैसे मैंने आपको बोला ना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रिफ्लेक्शन कर रहे थे, रिफ्रैक्शन कर रहे थे, डिफ्रैक्शन कर रहे थे, इंटरफेरेंस कर रहे थे। तो ये सब कैसे प्रूफ हुआ? मैक्सवेल ने वेव नेचर बताया इसलिए प्रूफ हुआ। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस के अलावा ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और स्पेक्ट्रम भी दे रहे थे। लेकिन ये तीन फिनोमिनन्स मैक्सवेल की वेव नेचर से प्रूव नहीं हो रहे थे। तो अब लोगों को समझ में आने लगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम जितना सोच रहे हैं उससे कई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब लोगों को ये समझ में आने लगा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेव नेचर तो है। क्यों? क्योंकि डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन ये सब शो हो रहा था। लेकिन ये तीन क्यों शो हो रहे थे किसी के समझ में नहीं आया। तो अब हम लोग ड्यूअल नेचर की तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब हमें यह बताना है कि वेव नेचर तो होता ही होता है, जो हम लोग पिछले लेक्चर में बता चुके थे, लेकिन पार्टिकल नेचर भी होता है। आज की क्लास में हम ये प्रूफ करेंगे। और जैसे ये प्रूव हो जाएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेव नेचर के साथ साथ पार्टिकल नेचर भी होता है, हम कह देंगे ड्यूअल नेचर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का ड्यूअल नेचर है, वेव की तरह भी है वो और पार्टिकल की तरह भी है। तो चलो हम लोग आज की क्लास में प्रूफ करते हैं कि हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का ड्यूअल नेचर है। और ड्यूअल नेचर हम कैसे प्रूफ करेंगे? हम प्रूफ करेंगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे प्लैंक्स क्वांटम थियोरी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी समझाने से पहले प्लैंक्स ने इमेजिन किया कि एक ऐसी आइडियल बॉडी जो दुनिया के सारे रेडिएशंस, सारी वेवलेंथ, सारी एनर्जी वाले, दुनिया की सारी एनर्जी और सारे वेवलेंथ और सारी फ्रीक्वेंसी वाली जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसे अब्जॉर्ब भी करे और एमिट भी करे। दैट आइडियल बॉडी इज कॉल्ड एज ब्लैक बॉडी। तो व्हाट इज ब्लैक बॉडी? ब्लैक बॉडी इज एन आइडियल बॉडी which emits and absorbs all the radiations of all the energies
ऑफ ऑल द एनर्जीज। खैर, जब प्लैंक्स ने इस बॉडी के बारे में सोचा तो क्यों सोचा समझना। प्लैंक ने सोचा कि लेट से मेरे पास में एक ब्लैक बॉडी है, उस ब्लैक बॉडी को मैं एनर्जी प्रोवाइड करना चालू करता हूं, तो वो बॉडी के पास इतनी ताकत होनी चाहिए कि उसको मैं जितनी एनर्जी दे रहा हूं उतनी एनर्जी वो अब्जॉर्ब कर ले। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों को मैं रोटी खिलाना चालू करूं या आलू के पराठे खिलाना चालू करूं, आहा, आलू के पराठे दही के साथ, एक पराठा खिलाया, दो पराठे खिलाए, तीसरा खिलाया, चौथा खिलाया, पांचवा पराठा खिलाया और छठा खाते खाते तुम्हारी भूख खत्म हो गई। अब अगर तुमको मैं सातवां पराठा, आठवां पराठा, नौवां पराठा, 10वां पराठा अगर तुम्हारी प्लेट में रख भी दूंगा तो क्या तुम उसको उठा के खा पाओगे? अगर तुम अदनान सानी नहीं हो और अगर तुम भूखमरे नहीं हो तो 6-7 पराठे के बाद हमारी भूख खत्म हो जाएगी। मतलब एक आम इंसान 7 पराठे तो मैक्सिमम खा सकता है, उससे ज़्यादा अपन अभी नहीं खा सकते। तो वो 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां पराठा प्लेट में पड़ा रह जाएगा। तो तुम ब्लैक बॉडी नहीं हुए। अगर तुम ब्लैक बॉडी होते तो मैं तुमको पराठे खिलाता जाता और तुम खाते जाते, खिलाता जाता खाते जाते, खिलाता जाता खाते जाते। ठीक उसी तरह ब्लैक बॉडी होती है, जितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ये सब अब्सॉर्ब कर लेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कम एनर्जी से ज्यादा एनर्जी के, इस पूरे यूनिवर्स में जितने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, रेडियो वेव से लेकर कॉस्मिक वेव्स तक सब अब्सॉर्ब कर लेगा। और बदले में रेडियो वेव से कॉस्मिक वेव सारी रेडिएशन छोड़ भी देगा, सारे रेडिएशन छोड़ भी देगा। ये होता है ब्लैक बॉडी। एक आइडियल ब्लैक बॉडी सिर्फ सन और स्टार्स है। सन और स्टार ही आइडियल ब्लैक बॉडी की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि वही दुनिया के सारे रेडिएशन अब्सॉर्ब और रिलीज कर सकते हैं। इस प्लैनेट पर आर्टिफिशियल ब्लैक बॉडी बनाना नामुमकिन है। तो नील अपने प्लैंक्स अंकल ने सोचा कि ठीक है, लेट्स नॉट टेक एन आइडियल ब्लैक बॉडी, एक नियर आइडियल ब्लैक बॉडी ले लेते हैं। उन्होंने क्या करा, अपने एक्सपेरिमेंट के लिए बहुत शानदार काम किया। एक आयरन की बॉल ले ली। अपने एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने क्या करा, एक आयरन बॉल ले ली, आयरन बॉल ले ली। अब आप लोग देखना क्या हुआ। इनिशियली आयरन बॉल तुम्हारे रूम टेम्परेचर पे थी 25 डिग्री सेल्सियस पर। धीरे से इन्होंने क्या करा, मैं साथ साथ में कर्व भी बनाता चलता हूं। यहां पर मैं लिख देता हूं टेम्परेचर वा, यहां पर मैं लिख देता हूं वेवलेंथ वा, और आपको दोनों करके बताऊंगा, है ना। देखो, जैसे जैसे उन्होंने इस आयरन की गेंद को हीट करना स्टार्ट करा, उन्होंने इस आयरन की बॉल को क्या प्रोवाइड करना स्टार्ट करा, इस आयरन की बॉल को उन्होंने हीट करना स्टार्ट करा, गर्मी में रख दिया, यानी आग में डाल दिया, आई वुड से इसको हीट करना स्टार्ट करा, इसको फायर में डाल दिया। धीरे धीरे आयरन की बॉल का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। ये बहुत ज़्यादा हीट हो गई, बहुत ज़्यादा गर्म हो गई, चटके लगने लगे, अगर छू लोगे तो हाथ जल जाएगा। आपने और टेम्परेचर बढ़ाया, लेट से आपने टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो आपको लोहे की गेंद का कलर एकदम डल सा रेड दिखने लगा। आपने और टेम्परेचर बढ़ाया, 400 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचे, आपको आपकी लोहे की गेंद एकदम ब्राइट रेड दिखने लगी, एकदम चमकदार लाल दिखने लगी। आपने टेम्परेचर और बढ़ाया, टेम्परेचर आप 600 डिग्री सेल्सियस तक ले गए, आप टेम्परेचर 600 डिग्री सेल्सियस तक ले गए, आपको ये वाइट कलर की दिखने लगी। आपने टेम्परेचर और बढ़ाया, 800 से 1000 डिग्री सेल्सियस के बीच में आप पहुंच गए, आपको अब ये ब्लू कलर की चमकने लगी। एंड फाइनली आप और टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो मेल्ट हो जाएगा। तो हमको यहीं पर रुकना है। अब देखो यहां पर क्या हुआ, यहां पर प्लैंक्स को एक चीज ऑब्जर्व हुई कि अगर मैं यहां पर एक्चुअली वेवलेंथ और इंटेंसिटी का कर्व लेता हूं, इंटेंसिटी मतलब अगर मैं टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ाता हूं तो मुझे उतनी ज़्यादा वेवलेंथ दिखाई देती है और उस वेवलेंथ की इंटेंसिटी भी उतनी ज़्यादा होती है। और अगर टेम्परेचर कम रखता हूं तो मुझे इंटेंसिटी उस हिसाब से दिखाई देती है। मतलब जैसे जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया, आपकी वेवलेंथ भी बढ़ी और उसकी इंटेंसिटी भी बढ़ी।
ये कर्व उनको समझ में आया। तो यहाँ पर भी उनको यही चीज़ देखने को मिली कि यार जब मैं एक आयरन की बॉल को हीट करता हूँ, एक आयरन की बॉल को जब मैं हीट करता हूँ तो पहले वो थोड़ी सी गर्म होती है, फिर हल्की लाल दिखने लगती है, फिर ब्राइट रेड दिखने लगती है, फिर वाइट हो जाती है और अल्टीमेटली ब्लू हो जाती है। और जब मैं इसको ठंडा करता हूँ, जब ये नीली नीली चमकने लगी, जब मैं इसको ठंडा करता हूँ तो ठंडा करने की वजह से ये ब्लू से फिर वाइट होती है, वाइट से फिर ब्राइट रेड होती है, फिर डल रेड होती है, फिर काले कलर की हो जाती है। मतलब इसकी चमक जो है वो ख़त्म हो जाती है, सिर्फ गर्म रहती है, इसको अगर छुएंगे तो हाथ जल जाएगा और धीरे धीरे फिर ये रूम टेम्परेचर पे आ जाती है। तो इस पूरी चीज़ का आपके प्लैंक्स को क्या समझ में आया? इस पूरी चीज़ से आपके प्लैंक्स को क्या समझ में आया? उनको ये समझ में आया कि कोई भी बॉडी, जैसे लोहे की बॉल, कोई भी बॉडी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को, भाई हीट क्या है बच्चा लोग, हीट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। तो कोई भी एक बॉडी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को कंटिन्यूअस तरीके से नहीं लेती है। कंटिन्यूअस तरीका मतलब सर क्या हो गया? कंटिन्यूअस तरीका समझो फिसल पट्टी। अगर मैंने आपको एक बिल्डिंग के 10वें माले से फेंक दिया तो आप सीधे ज़मीन पे आके धड़ाम से गिरोगे, इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस गिर जाना। पहले माले से सीधा 10वें माले से 10th फ्लोर से सीधा फर्स्ट फ्लोर, दैट इज कंटिन्यूअस। और पार्टिकुलेट फॉर्म में या छोटे छोटे स्टेप्स के फॉर्म में अगर मैं बोलूं तो आपको अगर फर्स्ट फ्लोर पर आना है 10th फ्लोर से तो आप पहले 10वें से 9वें माले पर आओगे, 9वें से 8वें पर, 8वें से 7वें पर, 7वें से 6ठे पर, 6ठे से 5वें पर, 5वें से 4थे पर, 4थे से तीसरा, तीसरे से दूसरा, दूसरे से पहला और फिर ग्राउंड फ्लोर। तो ये आप एक 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 स्टेप में उतरे। दोनों ही कंडीशन में आप 10वें से पहले माले पर आए हो, लेकिन कंटिन्यूअस में आप एक बार में आ गए, 10वें से सीधे पहले पर आ गए, सीधे गिर के आ गए। बीच में 9वां, 8वां, 7वां, 6ठा, 5वां गायब, 10वें से सीधे पहले गिर गए। लेकिन अगर आप चढ़ाव उतर के या अगर आप लिफ्ट से आओगे तो लिफ्ट 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 दिखाएगी। ठीक उसी तरह यहाँ पर प्लैंक्स ने बोला कि ये जो रेडिएशंस या एनर्जी अब्जॉर्ब हो रही है, एनर्जी इज अब्जॉर्ब्ड या एनर्जी इज नॉट अब्जॉर्ब्ड, एनर्जी इज नॉट अब्जॉर्ब्ड कंटिन्यूअसली। मतलब कि अगर आपने हीट करा बॉल को तो क्या बॉल सीधे 25 डिग्री से 1000 डिग्री पर एक बार में पहुंच गई झटाक? क्या आपको सीधे बॉल 25 डिग्री के बाद सीधे नीले कलर की चमकती हुई दिखाई देने लगी? नहीं। अगर ऐसा होता तो मैं कहता कि एनर्जी कंटिन्यूअसली अब्जॉर्ब होती। कंटिन्यूअस का मतलब सीधे लो से सीधे हाईएस्ट पर पहुंच जाती। यानी लोहे की बॉल को आप आग में रखते और सीधे वो नीला कलर की चमकने लगती। तो क्या ऐसा हो रहा है? नहीं, ये एक एक स्टेप हो रहा है। पहले ठंडी थी, फिर गर्म हुई, फिर लाइट रेड, फिर डार्क रेड, फिर वाइट और फिर ब्लू। एक 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 स्टेप में काम हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो लोहे की बॉल को आप हीट दे रहे हो ये कंटिन्यूअस फॉर्म में अब्जॉर्ब नहीं की जा रही है, बट इज अब्जॉर्ब्ड in the form of small packets, in the form of small packets। आपको जो भी एनर्जी मिल रही है वो आपकी बॉडी को छोटे 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 फॉर्म में मिल रही है, छोटे छोटे पैकेट के फॉर्म में मिल रही है। दैट इज एनर्जी का अब्जॉर्प्शन कैसा है? डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस है। मतलब पहले क्या होगा, ये कुछ रोटी खाने जैसा है। अगर आपको बहुत ज़्यादा भी भूख लगी है और अगर आप सुपर हफ्सी हो तो भी अगर तुम्हारी थाली में रोटी और सब्जी है तो आप रोटी का एक कोल तोड़ के सब्जी में लगा के खाओगे, फिर दूसरा कोल तोड़ के सब्जी में लगा के खाओगे, फिर तीसरा कोल तोड़ के सब्जी में लगा के खाओगे, फिर चौथा कोल तोड़ के सब्जी में लगा के खाओगे। तो आप क्या कर रहे हो? डिसकंटिन्यूअस तरीके से खा रहे हो। 1 कोल, 2 कोल, 3 कोल, 4 कोल, 5 कोल, 6 कोल, 7 कोल, 8 कोल, रोटी खत्म। क्या तुम लोगों ने रोटी उठा के
सब्जी में से मिला के पूरी एक साथ मुंह में भर ली क्या? नहीं। तो रोटी इज योर एनर्जी। पूरी रोटी को सब्जी में लगा के एक साथ मुंह में भर लेना इस कंटिन्यूअस तरीका। तो क्या आप ऐसे रोटी खाते हो? नहीं। ठीक उसी तरह आप इमेजिन करो, आप धूप में खड़े हो, ठंड का टाइम है, बहुत ठंड लग रही है, आप धूप में खड़े हो। शुरुआत में धूप में खड़े होने में आपको बहुत अच्छा लगता है, धीरे धीरे आपको थोड़ी सी गर्मी का एहसास होता है, फिर थोड़ी देर बाद थोड़ी और गर्मी का एहसास होता है, तो आप सोचते हो मैं जैकेट हटा दूं, सिर्फ स्वेटर में खड़ा रहूं। थोड़ी देर बाद आपको फिर गर्मी लगती है, आप स्वेटर हटाते हो, और फिर आपको बहुत तेज गर्मी लगती है, आप बोलते हो यार अब बहुत गर्मी लग रही है, चलो अपन तो अंदर कमरे में चलते हैं। आप धूप में गए तो धीरे धीरे आपको गर्मी का एहसास होने लगा, धीरे धीरे आपको गर्मी फील होने लगी, और आपको गर्मी बढ़ती गई, पसीना आने लगा, आप रूम में चले गए। ऐसा तो नहीं हुआ कि आप गर्मी में गए चल गए अंदर चलो, ऐसा तो नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सूर्य से आने वाली गर्मी, सूर्य से आने वाली रोशनी तुम्हारी बॉडी में एक साथ नहीं घुसती, धीरे धीरे एक स्टेप में घुसती है, डिसकंटिन्यूअस तरीके से घुसती है। सो दैट इज ऑब्जर्व्ड बाय प्लैंक्स। क्या बात समझ में आ गई? एंड फाइनली इस एक्सपेरिमेंट को करके प्लैंक चाचा ने एक थ्योरी प्रपोज करी, एंड विच इज कॉल्ड एज प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। एंड वो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या थी? दैट एनर्जी कैन नॉट बी अब्सॉर्ब्ड और एमिटेड, ना तो अब्सॉर्ब होगी ना तो एमिट होगी, कैन नॉट बी अब्सॉर्ब और एमिटेड कंटिन्यूअसली, but in the form of small energy bundles, or small energy packets, also called as quantas और फोटॉन्स। इसको उन्होंने नाम दिया फोटॉन्स या क्वांटास। मतलब अब आप समझना कि अगर आप सन की लाइट में खड़े हो, अगर आप खड़े हो तो सन से लाइट, डेफिनेटली आपको ऐसा लग रहा है कि लाइट लगातार आपकी बॉडी पर गिर रही है, लाइट जरूर गिर रही है, लेकिन लाइट के साथ में जो एनर्जी है, इसकी जो एनर्जी है वो आपकी बॉडी में छोटे छोटे पैकेट के फॉर्म में घुस रही है। पहले एक पैकेट घुसेगा, फिर दूसरा पैकेट घुसेगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा। ये लगातार पैकेट तुम्हारी बॉडी में घुसते जाएंगे, लेकिन वन बाय वन। ऐसा नहीं होगा कि मान लो सन से 1000 फोटॉन्स आ रहे हैं तो ये 1000 फोटॉन एक साथ तुम्हारी बॉडी में नहीं घुसेंगे। पहले एक घुसेगा, फिर दूसरा घुसेगा, फिर तीसरा घुसेगा, फिर चौथा घुसेगा, फिर पांचवा घुसेगा, फिर छठा घुसेगा, इसी तरीके से ये घुसेगा। क्या बात समझ में आ रही है? और बेटा इसका मतलब क्या है कि अगर तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सिर्फ वेव फॉर्म में होता तो एक साथ घुस जाता, लेकिन ये वेव फॉर्म के साथ साथ इसका पार्टिकल फॉर्म भी है, यानी एक पार्टिकल, दो पार्टिकल, यानी तुम्हारी पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन छोटे 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 पैकेट से बनी है, छोटे छोटे क्वांटा से बनी है, छोटे छोटे पार्टिकल से बनी है। एंड देयरफॉर इट प्रूव्स द पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यानी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का क्या है? एक पार्टिकल नेचर है। क्या बात समझ में आ रही है? अब यहां पर प्लैंक्स ने बोला कि व्हाट शुड बी द एनर्जी ऑफ वन फोटोन, व्हाट शुड बी द एनर्जी ऑफ वन फोटोन। यानी आपकी तरफ अगर एक फोटोन आ रहा है, अगर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से, जैसे सूर्य से या ट्यूबलाइट से या आग में से या गैस स्टोव में से या एक्सरे मशीन में से या माइक्रोवेव से या मोबाइल के टावर से, अगर तुम्हारी बॉडी में एक एनर्जी का फोटोन घुस रहा है, एक फोटोन घुस रहा है, यानी एक पैकेट अगर घुसा तो उसकी एनर्जी कितनी है? तो उसने उसका फॉर्मूला दिया h न्यू, दैट इज द एनर्जी ऑफ वन फोटोन, वेयर E इज द एनर्जी ऑफ वन फोटोन, एनर्जी ऑफ वन फोटोन। ध्यान रखिएगा,
एच को उन्होंने नाम दिया प्लैंक्स कांस्टेंट, यानी ये वैल्यू उनको हमेशा कांस्टेंट मिली, उन्होंने जितने भी कैलकुलेशन करे कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट। एंड न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी जिसकी लाइट आप पर गिर रही है। यहां पर हमेशा ध्यान रखना प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू इज ऑलवेज 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड्स। ये वैल्यू आपको हमेशा याद रखनी है। अच्छा, हम लोग सब जानते हैं दैट म्यू इज इक्वल टू सी बाय लेमडा, म्यू इज इक्वल टू सी बाय लेमडा। तो क्यों ना मैं ये वैल्यू यहाँ पर पुटअप करूँ, तो मेरे को एक फॉर्मूला और मिल गया, म्यू इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा, म्यू इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इस फॉर्मूले पर ढेर सारे न्यूमेरिकल्स जेई में आते हैं, नीट में आते हैं, बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं, क्लास 12th फिजिक्स में आते हैं, जल्दी से उसको नोट करो। तो बेटा ये है प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी। मतलब आपकी बॉडी पर इसको ऐसे याद रखना है कि जब आप धूप में खड़े होते हो तो आपको एकदम गर्मी नहीं लगती है, जब आप ज़्यादा टाइम तक धूप में खड़े होते हो तब अनकंफर्टेबल लगता है, क्योंकि तुम्हारी बॉडी में धूप की जो एनर्जी है वो एक एक पैकेट के फॉर्म में जा रही है। और बेटा जब कभी भी कोई चीज़ पैकेट के फॉर्म में या छोटे छोटे बंडल के फॉर्म में होती है, मतलब वो पार्टिकल फॉर्म में, जैसे तुम्हारी रोटी पार्टिकल है ना, एक टुकड़ा, दो टुकड़ा, तीन टुकड़ा। लेस की चिप्स का पैकेट खोला, लेस चिप्स का पैकेट खोला, एक चिप, दूसरी चिप, तीसरी चिप, चौथी चिप, ऐसे खाओगे कि मुट्ठा भर के पूरा एक साथ खा लोगे? नहीं, आप एक एक खाओगे, स्टाइल में खाओगे। सो दैट इज आप एक क्वांटा खा रहे हो, फिर दूसरा क्वांटा, फिर तीसरा क्वांटा। तो एनर्जी भी तुम्हारी बॉडी में ऐसे ही जाती है, एक पैकेट, दो पैकेट, तीन पैकेट, चार पैकेट, धीरे धीरे बढ़ती है, नहीं तो फूट जाएंगे हम। क्या बात समझ में आ गई? ग्रेट। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, आप लोगों को कई बार ऐसा सवाल भी आएगा, कि आपको बहुत सारे फोटॉन्स की एनर्जी निकालनी है। तो इन केस ऑफ n नंबर ऑफ फोटॉन्स, अगर आपके पास में n नंबर ऑफ फोटॉन्स है तो आप क्या करेंगे? E इज इक्वल टू एन एच सी बाय लेमडा फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, वेयर n इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स, कितने फोटॉन्स है, या E इज इक्वल टू एन एच न्यू, ये दोनों में से किसी भी फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेट सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स, लेट अस सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स। बड़े मस्त मस्त न्यूमेरिकल्स आएंगे, इसके बड़ा मज़ा आएगा। चलिए, तो न्यूमेरिकल के अंदर भी कुछ चीज़ें हमें सीखने को मिलेगी, हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज मिलेगा न्यूमेरिकल्स के अंदर भी, जैसे कि 1 वॉट क्या होता है। देखो हमेशा एक बात ध्यान रखना, जैसे मान लीजिए आपके पास में कोई बल्ब है, तो बल्ब हमेशा उसकी जो यूनिट होती है वो वॉट होती है, कि इतने वॉट एनर्जी रिलीज कर रहा है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि अगर हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी सॉल्व कर रहे हैं तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में हमारे पास में जो वैल्यू आती है प्लैंक्स कांस्टेंट की, वो जूल सेकेंड आती है, और जूल्स इज द साइन ऑफ एनर्जी, इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। तो हमें वॉट को पहले जूल्स में कन्वर्ट करना होगा। So therefore always remember 1 watt is equal to 1 joules. 1 watt is equal to 1 joules. I should say joules per second. इतनी जूल की एनर्जी पर सेकेंड छोड़ रहा है, क्योंकि वॉट का कन्वर्जन जूल्स पर सेकेंड में कीजिएगा, जूल्स पर सेकेंड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करें। ग्रेट, अब एक क्वेश्चन करते हैं, एक छोटा सा अपडेट। वैसे तो ये अपडेट आप लोगों के लिए नहीं है, अगर आप किसी 8th 9th और 10th के बच्चे को जानते हो जो अपना अर्ली फाउंडेशन बनाना चाहता है, जो आप लोगों ने शायद मिस कर दिया होगा, 8th 9th और 10th का बच्चा जो अपना अर्ली फाउंडेशन बनाना चाहता है जेई नीट जैसे एग्जाम्स के लिए, NTSC ओलंपियाड्स के लिए, तो उसके लिए गाइस एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि मैंने अनअकैडमी पर एक कैटेगरी पर ज्वाइन किया है, और वो कैटेगरी सिर्फ 8th 9th और 10th के बच्चों के लिए है, अर्ली फाउंडेशंस के लिए। उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। उन डिज़ायरेबल बच्चों के साथ, उन नीडी बच्चों के साथ जिनको उस चीज़ की नीड है, ज़रूर शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन क्या है? एक 100 वॉट का बल्ब है, 100 वॉट बल्ब एमिट्स लाइट ऑफ वेवलेंथ
400 nanometers, 400 nanometers. Calculate the number of photon emitted per second. Calculate the number of photons emitted per second. Emitted per second. कैसे सॉल्व करेंगे? चलो लगाओ दिमाग भाई। देखो सीधा सा गणित है। आपको यहां पर 100 वॉट का बल्ब दे रखा है, तो देयरफॉर आप सबसे पहले लिखेंगे 100 वॉट का बल्ब, मतलब वो 100 जूल्स पर सेकेंड की एनर्जी छोड़ रहा है। इस बल्ब के द्वारा एक सेकेंड में 100 जूल की एनर्जी छोड़ी जा रही है। ये बल्ब के इससे क्लियर हो गया। अब मुझे वेवलेंथ दे रखी है क्वेश्चन में, आई हैव लैम्डा 4 × 10⁻² नैनोमीटर। बच्चे तुम लोग इसको ये मत पूछना सर आपने ऐसा क्यों लिखा, 400 को मैं 10⁻² करके लिख सकता हूँ, ठीक है। नाउ क्योंकि मेरे फॉर्मूले में लैम्डा है, एनर्जी इज इक्वल टू hc/λ वाला फॉर्मूला ही लगा पाऊंगा मैं यहाँ पर। अब क्योंकि c आ गया है तो c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब क्योंकि इसमें मीटर है, मुझे नैनोमीटर को भी मीटर में ले आना पड़ेगा, तो 4 × 10⁻² × 10⁻⁹ मीटर्स। सो देयरफॉर इट बिकम 4 × 10⁻⁷ मीटर्स। ये मीटर में आ गया। h की वैल्यू वी ऑल नो, दैट इज 6.626 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड्स। बस वैल्यूज रखो, सॉल्व करो। सो E इज इक्वल टू 6.626 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड्स मल्टीप्लाई बाय 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 4 × 10⁻⁷ मीटर्स। तो मीटर से मीटर कट गया, सेकेंड से सेकेंड कट गया। इसको सॉल्व किया तो क्या जवाब आया ज़रा देखते हैं। इसको मैं 2 से कटता हूँ तो ये 3.313 हो जाएगा, और मैं फिर इसको एक काम करता हूँ 2 से काट देता हूँ, तो 2 1 ज़ा 2, 0.1 कैरी 2 6 ज़ा 12, तो 1.65 एवरेज मान लेते हैं अपन। एवरेज 1.65 मान लेते हैं। 1.65 इंटू 3 कितना होता है? 16 3 ज़ा 48, तो 4.8 मान लेता हूँ इसको मैं अप्रॉक्सीमेटली। इंटू ये -7 ऊपर जाके +7 हो जाएगा, तो -7 ऊपर जाके +7 हो गया, 7 और 8 15, 34 में से 15 गए तो कितने बचे? 5 और 4 9, 2 में से 1 गया तो -19, तो 10⁻⁻19 जूल्स इज द वैल्यू। दिस इज द वैल्यू, ठीक है। अब क्या करना है? अब आपको यह बताना है कि आपके इतने वेवलेंथ वाले रेडिएशन की, जो लाइट छोड़ रहा है ना आपका बल्ब, जिसकी वेवलेंथ इतनी है, उसकी एनर्जी इतनी निकल गई। ये इसकी एनर्जी है, काहे की? एक फोटोन की। दिस इज द एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। ये आपके 1 फोटोन की एनर्जी है। आपसे वो बोल रहा है कि अगर एक बल्ब इतनी एनर्जी पर सेकेंड छोड़ रहा है तो वो पर सेकेंड कितने छोड़ रहा होगा। तो अगर आपके एक फोटोन की एनर्जी, अगर आपके एक फोटोन की एनर्जी है 4.8 × 10⁻⁻19 जूल्स, है ना, तो अगर वो 100 जूल वाला, अगर आपके पास में 100 जूल अगर वो पर सेकेंड छोड़ रहा है तो उसमें कितने फोटोन होंगे? x। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 100 जूल्स पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 4.8 × 10⁻⁻19 जूल्स। जूल जूल काट दो, तो इसको सॉल्व करने पे क्या जवाब आएगा? अप्रॉक्सीमेटली 2। मेरे ख्याल से अप्रॉक्सीमेटली 2 मान ले भाई, ये 5 मान लो इसको, तो 20 × 10⁻19 फोटॉन्स पर सेकेंड छोड़े जाएंगे। और इसको अगर आप चाहो तो लिख दो 2 × 10⁻18 फोटॉन्स पर सेकेंड छोड़ रहा है। हमारा जवाब कुछ यही आ रहा है। तो गाइस देखो, इस तरीके के सवाल आपको प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पर आएंगे। अभी और सवाल करवाता हूँ, अभी और क्वेश्चन करवाता हूँ आपको 1-2, ताकि चीज़ आपको क्लियर हो सके, सवाल में आपको मज़ा आ सके कि हाँ भैया ठीक है, सही बात चल रही है। ठीक है, इसको रब करें, क्वेश्चन करते आ गया। मतलब ये एनर्जी आपको एक फोटोन की मिल गई, एक फोटोन की एनर्जी आपको ये मिल गई। आपको बताना है कि 100 जूल पर सेकेंड एनर्जी वाला बल्ब हर सेकेंड अगर वो इतनी जूल एनर्जी छोड़ रहा है, मतलब कितने फोटोन छोड़ रहा है। आप लोग जानते हो एक फोटोन की इतनी एनर्जी है, तो टोटल एनर्जी 100 है।
तो 100 से हमने एक फोटोन की एनर्जी को डिवाइड कर दिया, तो इतने फोटोन निकल रहे हैं। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये आपके एनसीईआरटी का था, ये सवाल आपके एनसीईआरटी का था। एनसीईआरटी लेवल का सवाल भी अच्छा ही होता है। अब एक सवाल और करते हैं। एक बल्ब है, एक सवाल और उठाते हैं। एक बल्ब है, अ बल्ब emits 150 watt energy. नहीं, अ बल्ब इज रेटेड, ओके, एक्चुअली ये है अ बल्ब इज रेटेड 150 watt and 8% of energy is emitted, okay, and 8% of its एनर्जी इज एमिटेड, यानी इसकी जो टोटल एनर्जी है उसका सिर्फ 8% ही एमिट किया जा रहा है। इसकी टोटल एनर्जी है 150 वॉट और इसका सिर्फ 8% ही एमिट किया जा रहा है। द लाइट एमिटेड इज हैविंग वेवलेंथ इज इक्वल टू 4500 एंगस्ट्रॉम। इसकी वेवलेंथ है 4500 एंगस्ट्रॉम। तो हाउ मेनी फोटॉन्स आर एमिटेड? अगेन क्वेश्चन है हाउ मेनी फोटॉन्स आर एमिटेड। अगेन क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बिल्कुल एनसीईआरटी का है, एक छोटा सा फर्क है, बस आपको वो पकड़ना है। तो वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो, मैं यहाँ पर सॉल्व करके बताता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले मैं एक एनर्जी निकाल लेता हूँ फोटॉन की। तो मेरे को फॉर्मूला यूज करना है एच सी बाय लेमडा। एच की वैल्यू क्या होती है 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ लाइट इज 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर्स पर सेकेंड। तो सेकेंड और सेकेंड को मैंने कुट्टूस कर दिया। नाउ लेमडा इज 4500 एंगस्ट्रॉम, 4500 एंगस्ट्रॉम। सबसे पहले मैं इसको लिख देता हूँ 4.5 इंटू 10 टू द पावर 3 एंगस्ट्रॉम। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ भाई? 45 को 4.5 को आप एक बार 10 से मल्टीप्लाई करो, 45 हो गया। दूसरी बार 10 से मल्टीप्लाई करो, 450, 450 हो गया। तीसरी बार 10 से मल्टीप्लाई करो, 4500 हो जाएगा। बिल्कुल सही लिख सकते हैं। और एंगस्ट्रॉम इज ऑलवेज 10 टू द पावर -10 मीटर्स, तो इट विल बिकम 4.5 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर्स। तो बस मैंने यहाँ लिख दिया इट विल बिकम 4.5 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर। मीटर से मीटर भी फिट्टूस हो गया। अब यहाँ पर आप देखो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 15। अब अगर मैं यहाँ पर इसको एक काम करूँ 6.6 मान लूँ सिर्फ, और इसको 1.5 मान लूँ, तो इसका डेसिमल हटा, इसका डेसिमल हटा, ये हो गया। 15 4 जा 60 होता है, आप सभी लोग जानते हो। फिर मैंने पॉइंट लगाया 0, 15 4 जा 60, पूरे टाइम्स कट गया, 4.4 टाइम्स कट गया। ये मतलब आपका 15 66 को 4.4 टाइम्स कट कर रहा है, तो मैंने इसको 4.4 टाइम्स पिट्टूस कर दिया। तो एनर्जी विल बिकम इक्वल टू 4.4 इंटू -7 ऊपर जाके +7, 15, 15 में से -7 ऊपर जाके +7, 7 और 8 15 हो जाएंगे, इसमें से जाएंगे तो बचेगा 19, -19 जूल्स। अगेन दिस इज द एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। अब वो बोल रहा है कि आपके बल्ब की रेटिंग 150 वोट की है, मतलब तुम्हारे बल्ब की जो एनर्जी है वो 150 वॉट की है, 150 वॉट की है, और वो उसका सिर्फ 8% ही यूज कर रहा है, यानी 8 डिवाइडेड बाय 100। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये कट जाएगा, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 4 जा 8, यानी कि 12। अब मैं आपको बता चुका हूं कि 1 वॉट इज इक्वल टू 12 जूल पर सेकेंड, मतलब इतने एनर्जी पर सेकेंड वो छोड़ रहा है। तो आपसे फिर पूछ रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स कितने फोटॉन्स एमिट करेंगे। सो देयरफॉर आपका बल्ब 12 जूल एनर्जी पर सेकेंड छोड़ रहा है, और उसके एक फोटॉन की एनर्जी 4.4 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल्स है। तो जूल जूल कट गया, 4 1 जा 4, यानी 1.1, 4 3 जा 12, तो 3 डिवाइडेड बाय 1.1, पॉइंट लगा के 0, या ये हटाए डेसिमल तो 30 हो गया ये। तो 11 2 जा 22, 8 बचा, पॉइंट लगा के 0, 2.7। सो फाइनली इट विल बिकम 2.7 इंटू 10 टू द पावर
-19 ऊपर जाके +19 हो जाएगा, +19 फोटॉन्स पर सेकेंड। सो दैट इज योर आंसर। क्या मैं चेक कर सकता हूं? हाँ जी, एग्जैक्टली सेम जवाब आया, एग्जैक्टली सेम जवाब आया। तो गाइस देखो, इस तरीके के सवाल आपको प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में करने पड़ सकते हैं। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो गाइस आज का हमारा टॉपिक हम यही ख़त्म करते हैं। आज हम लोगों ने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी सीखी। अगले लेक्चर में हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की तरफ चलेंगे। जल्दी से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कंप्लीट करेंगे और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कंप्लीट करने के बाद हम लोग जाएंगे स्पेक्ट्रम की तरफ। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और स्पेक्ट्रम को मैं कोशिश करूंगा कि एक ही साथ सिखा दूं, क्योंकि वो ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। तो वो दोनों मिलाकर एक लेक्चर बन जाएगा और फिर हम चलेंगे नील बोर के मॉडल की तरफ। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के तरीके समझ लीजिएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे लाडले बच्चों।